वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन चैनल के ऊपर जहां पे फिर से आपकी साइंस की क्लासेस को स्टार्ट किया है 2026 में। जो रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए एएलपी का जो पेपर है सीबीटी 1 का वो कुछ दिनों में आने वाला है और कभी कभार थोड़े दिन की भी मेहनत अगर वो ढंग से की जाती है तो फ्रूटफुल होती है। यहाँ पे मैं आपको एएलपी के जो अब से सेशन यानी कि आज से सेशन जो शुरू हो रहा है ये 8 बजे हर दिन लाइव वीडियो आपके सामने आएगी और यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो आपका 2024-25 में 2024 साल में और 2025 साल में एएलपी का जो फॉर्म निकला था उसका एग्जाम 25 में हुआ था, इसीलिए 24-25 लिखा हुआ है। उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे जो आपके सेट वाइज हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगी, यानी कि डेट वाइज सॉल्व कराऊंगी। जैसे अभी वाला पेपर मैं आपको बता देती हूँ, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो 20 नहीं हो पा रहे क्योंकि मैंने कई सारे सेट बनाए हैं, थॉरोली चेक किया है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसे हो रहा है कि 20 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे हैं तो 18 या 17 भी हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना। रेलवे में सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वेरी करते हैं, ये मैंने आपको अलग से पहले भी बताया है। तो वहां पे कई बार मैंने जीके के क्वेश्चंस भी डाले हैं, एटलीस्ट हम 20-25 क्वेश्चंस करें ना। आज के सेगमेंट में स्पेशली मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किए हैं जीके के जो एएलपी के अंदर पूछे गए हैं और वो आपको यहाँ पे हेल्प भी करेंगे एग्जाम में जीके के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने को भी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता दीजिएगा कि ये जीके के क्वेश्चन आगे के सेशंस में ऐड करने हैं या फिर सिर्फ साइंस ही रिवाइज करनी है। साइंस में फोकस रहेगा एज आई हैव स्टेटेड। सो ये क्या है आपका 2024 के अंदर जो एएलपी का पेपर हुआ था उनके क्वेश्चंस हैं 24-25 में। सारे प्रश्नों की हम बात करेंगे लेकिन सेट में बात करेंगे। एक दिन में 100,000 क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। डेली वील अपडेटेड एग्जाम से रिलेटेड और जब हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन होंगे तब मैं आपको कराऊंगी। सेकेंडली, एग्जाम जब पास आने वाला है तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के रिस्पेक्टिवली आपकी ये ड्यूटी है कि आप टेस्ट दे दीजिए। सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे, साइंस के सेक्शनल टेस्ट, उसके अलावा आपकी साइंस जो है उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एएलपी का जो प्रॉपर एक पेपर होता है वो आपका पूरा क्लास 24 आपको देने लग रही है टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में और इससे आप ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी या आरपीएफ का जो पेपर है उसे भी कवर कर सकते हो क्योंकि एनटीपीसी में जो अलग से जीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो अलग से जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कंटेंट सारा अपडेटेड है तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में इनमें साइको टेस्ट भी है, तो अगर 1 साल की पूरी वैलिडिटी है तो आराम से आपका साइको टेस्ट भी इसमें कवर हो जाएगा। अलग से कहीं भागने की आपको जरूरत नहीं है। क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम में जाइए, वहां पे रेलवे एग्जाम्स में जाइए, वहां पे आपको ये टेस्ट बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और आज का जो एग्जाम है उसकी डेट चेक कर लीजिए। आप चाहे तो इस पेपर को अलग से भी चेक कर सकते हो। आरआरबी एएलपी 2024 ये 24 का पेपर है। ठीक है, जो एग्जाम हुआ था वो 24 में लास्ट में हुआ था सीबीटी 1 का। सीबीटी 2 2025 में हुआ था। मैं सीबीटी 2 के अभी नहीं क्वेश्चन करा रही हूँ, सीबीटी 1 के ही करा रही हूँ ताकि आपका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो मैच कर सके। डेट जो थी वो थी 25 नवंबर 2024, शिफ्ट थी पहली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चंस को फटाफट आगे करेंगे, जहां कॉम्प्लिकेशन होगा वो हम थोड़ा सा समझ के करेंगे। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपरली। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन और इट्स पोजीशन। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा आता है, फिजिक्स का अगर क्वेश्चन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ऊर्जा है वो अगर उसकी पोजीशन का मतलब है किस जगह वो स्थित है, यानी कि अगर हाइट के ऊपर बात की जाती है या कोई भी चीज कहाँ पे स्थित है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की बात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास, उसकी हाइट और उस पर लगने वाला ग्रेविटी जो कि फिक्स ही होता है। तो हाइट अगर आपके पास x दी है, y दी है या z दी है और द्रव्यमान जो चीजों का दिया हुआ है वो किलोग्राम्स में दिया होगा। 10 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 100 किलोग्राम की कोई वस्तु है, इतनी हाइट पे रखी हुई है तो उसका आपको पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना है। यही क्वेश्चन में अगर पोजीशन नहीं लिख के, आपको हाइट नहीं लिख के, पोजीशन नहीं लिख के, कॉन्फिगरेशन नहीं लिख के
अगर वेलोसिटी मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आंसर होगा। बहरहाल यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब स्केलेटल मसल्स, राइट। नाउ इस पेपर को दिखाने का या जो पेपर है CBT 1 को वो कराने का एक मकसद और भी है। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि ALP इज ओनली फिजिक्स, है ना, तो वो CBT 2 को भी CBT 1 के साथ ही कंपेयर करते हैं और बायो और केमिस्ट्री को छोड़ के जाते हैं। आज के सेट से आपको पता लग जाएगा ALP के CBT 1 में फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री बायो भी पढ़नी है। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन की आंसर देने से पहले याद रखिए पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारे टिश्यूज वाले चैप्टर से है। बायो में एक चैप्टर है जिसको टिश्यू या ऊतक के नाम से जाना जाता है। टिश्यू के अंदर या हम टिश्यूज को जब डिफाइन करते हैं तो ह्यूमंस में 5 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज और स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है। इसमें से हमारे पास हमको याद रखना है कि जो हमारे मसल्स हैं दिस इज अ काइंड ऑफ टिश्यूज और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल या कार्डिक मसल्स, ठीक है। अब इनके जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मांसपेशी होती हैं वो किस तरीके से आपकी व्यवस्थित होती हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। स्पिंडल शेप होती हैं, ब्रांच नहीं होती हैं या अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस है, सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड। तो जब आप स्केलेटल सिस्टम की मसल्स की बात करते हैं तो पहला वाला जो है वो स्केलेटल मसल्स है, स्ट्राइएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वॉलेंट्री यानी कि हम इनको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं जिनसे हम करते हैं। स्केलेटल मसल हमारी ये मसल है, ठीक है। स्केलेटल ये अगर मैं हाथ से लिख रही हूं तो क्या मैं सिर्फ चाह रही हूं तो मैं लिख रही हूं क्या, नहीं, मेरे चाहने पे मेरी हड्डियां, मेरे नस और मेरा मसल सिस्टम काम कर रहा है इसलिए मैं लिख पा रही हूं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। वॉलेंट्री या ऐच्छिक क्रियाओं के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अटैच्ड होती हैं स्केलेटल के साथ तो ये क्या हो गई, धारीदार हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, वॉलेंट्री हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पेट में पाई जाती हैं, पेट की जो मांसपेशी होती है उनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं इस तरीके से यानी कि पॉइंटेड होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, इनवॉलेंट्री होती है यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। खाना खाना आपकी मर्जी से है लेकिन खाना पचाना तो आपकी मर्जी नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री। यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसके अलावा इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनकी जो भित्ति होती है उसको ये कवर करते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स हमारे हृदय की मसल को बोलते हैं, ये भी स्ट्राइएटेड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। स्ट्राइएटेड ये वाला फीचर, यूनिन्यूक्लिएटेड यहां से उठाया, ब्रांच्ड होती है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकियों में आपने ये वाला पॉइंट नहीं देखा होगा, तो जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्रांच्ड होती हैं। यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। अगेन हार्ट का जो काम है वो आपका इनवॉलेंट्री है ना, दिल धड़काना आपके हाथ में तो नहीं है ना, हम अपना दिल अपने आप से नहीं धड़का रहे ना, वो खुद से धड़क रहा है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में समझ आ गया ये सबको, यहाँ पे सिंपल है। स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं या जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मसल्स जो होती हैं वो आपकी 3 तरीके की हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन याद रख लीजिए, कितने तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, तो 3 तरीके की मसल्स पाई जाती हैं, स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स तो ये क्या हो गया, हमारी स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम की मसल्स को कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है, सिलेंड्रिकल है, स्पिंडल शेप नहीं है, स्पिंडल शेप पेट वाली है, अनब्रांच्ड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लर्न करना पड़ेगा आपको ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम या उपयोग नहीं करता। माइक्रोफोन्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर आपकी यूज करती है मैग्नेटिक इफेक्ट को, जबकि मैग्नेटिक कंपास यूज नहीं करता। इन केस ऑफ जेली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड फेज, जेली की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन सा डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। अब ये चैप्टर कहाँ से है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है।
केमिस्ट्री के अंदर जब हम मैटर की बात करते हैं तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस आते हैं, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कोलॉइड की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड में ये टॉपिक आता है, राइट। यहां से भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड की अगर मैंने बात किया तो ये टाइप्स है, जहां पे ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 3 6 और 2 8, ये 8 डिस्पर्स्ड फेज होते हैं और जो आपके मीडियम है। तो सॉलिड में आपने सॉलिड डाला, लिक्विड डाला और गैस डाला, लिक्विड में आपने सॉलिड डाला, लिक्विड डाला और गैस डाला, गैस में आप लिक्विड और सॉलिड डाल सकते हो, गैस नहीं डाल सकते, ऐसे करके 8 चीजें बन गई। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, पहले तो ये समझिए, मीडियम जो कि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। पानी में अगर चीनी घोलनी है तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो पानी क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, माध्यम होगा किसी भी चीज को घोलने का। तो पानी सॉल्वेंट है तो पानी माध्यम है। तो जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी समझ लीजिए, जो मीडियम होता है उसको हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में चाहिए होता है, और जो फेज होता है वो आपको कम मात्रा में चाहिए होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉलिड में सॉलिड मिलाया तो सॉलिड सोल कहलाया, जैसे कि जेमस्टोन होते हैं। सॉलिड में लिक्विड मिलाया तो सोल कहलाया, जैसे कि आपके पेंट होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। सॉलिड में अगर गैस मिला दिया तो एरोसॉल हो गया, स्मोक और डस्ट जो है। तो ये क्या है भाई, आपके हवा में जो है वो गैस है, मतलब मीडियम जो है ये बड़ा है, लार्जर अमाउंट है, हवा है बाहर, आपकी गैस है ना, एयर इज अ गैस। गैस में आपने पार्टिकल्स मिला दिए तो वो क्या बन गया, एरोसॉल बन गया। अब जेल जो है वो क्या होता है, जब लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया, सॉलिड पहले था उसमें हमने थोड़ा लिक्विड मिला दिया तो वो बन जाती है जेल, ठीक है। तो जेली जो होती है उसका एग्जाम्पल है जेली और चीज। इमल्शन क्या है, मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। ऐसी एरोसॉल क्या है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, जो बादल होते हैं वो एरोसॉल होते हैं। दैट इज गैस में क्या मिला हुआ है, लिक्विड मिला हुआ है, ठीक है। गैस में क्या मिला हुआ है, लिक्विड मिला हुआ है, तो वो क्या है, बादल है। ऐसी सॉलिड सॉल क्या होते हैं, प्यूमिस स्टोन, फोम एंड रबर, यानी कि सॉलिड में गैस मिली हुई है। प्यूमिस स्टोन वो होता है जो पानी के ऊपर तैरता है ना। फॉर्म क्या होता है, फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर, साबुन का झाग क्या है, जब लिक्विड में आपने ज्यादा मात्रा में, मतलब अच्छी खासी मात्रा होती है, गैस मिला दिया। तो फाइनली क्वेश्चन जेली के ऊपर था। जेली क्या है, जेल है। जेल क्या है, सॉलिड के अंदर आपने लिक्विड को मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पर्स्ड फेज, क्वेश्चन में क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है ना, ये डिस्पर्स्ड फेज, ये डिस्पर्स्ड मीडियम। जेली में डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यहाँ पे लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक को मैं डिटेल में भी करा दूंगी, लिक्विड फेज, सॉलिड, लिक्विड, डिस्पर्ज मीडियम और डिस्पर्ज फेज क्या होता है, इस टॉपिक को हम डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ अपनी पीपीटी के अंदर भी, और ये टॉपिक हम डिटेल में करने वाले हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके पास कल परसों में डिटेल में आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड। नाउ नेक्स्ट क्या है, कौन सा सेल ऑर्गेनल एटीपी के निर्माण से जुड़ा होता है। तो सेल ऑर्गेनल जो एटीपी के निर्माण से जुड़ा है, तो सबसे पहले एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी जो है वो हमारे ग्लूकोज से निर्माण होता है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं, जो हमने भोजन किया, जो हमने खाना खाया, उससे जो ग्लूकोज बना वो बनाता है हमारा एटीपी। अब ये बनता किसकी मदद से है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को जो हमने इनहेल की सांस के द्वारा, उस ऑक्सीजन को लेता है, उसकी मदद से ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करता है। इसको हम पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ईटीएस काम करता है। उसके अलावा क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है इसको, सर हेंस क्लैब। रेस्पिरेशन की जो साइकिल होती है उसको क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया करके याद रखें, ठीक है। यदि पृथ्वी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन एप्पल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यदि पृथ्वी और पृथ्वी x दूरी पर रखे से, सही है,
पृथ्वी x दूरी पर रखे सेब के बीच आकर्षित बल F है, तो दूरी 2x करने के बाद आकर्षण बल का मान क्या होगा? नाउ सिंपल क्वेश्चन, बट येट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मान लीजिए x दूरी थी पहले अर्थ और एप्पल के बीच में, ठीक है, अब जो दूरी है वो आपने 2x कर दी, यानी कि बढ़ा दिया। अब इसमें जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा। जब दो चीजों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं तो उनके बीच में होने वाला आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूरियां अगर 2x बढ़ी हैं तो आकर्षण कम कितना होगा? F/4, यानी कि 1/4। ये कहां से आया? ये फॉर्मूला आपका F इज इक्वल टू Gm1 इंटू M2 अपॉन में r² है। G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, M लगा लेते हैं। अर्थ और एप्पल दोनों एक ही, हर बार एक ही है। यहाँ पे अर्थ और एप्पल, एक बार x है तो x² हो गया, दूसरी बार 2x² हो जाएगा, तो ये 4x² हो जाएगा। तो f क्या हो गया? 4 टाइम्स जो है वो, मतलब F/4 चौथा भाग हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो आंसर क्या होगा? F4। मेरे ख्याल समझ गए हैं। On which principle of electric current are electric appliances such as iron, electric ovens, electric heaters and electric kettle based? किस कॉन्सेप्ट पे हमारे ये सब चीजें बनी हुई हैं? प्रेस जो होती है करने की कपड़े, अवन जो होता है, हीटर जो होता है, केतली जो होती है, याद रखिए थर्मल। अब इस क्वेश्चन को देख के कई बार आंसर बच्चे मैग्नेटिक कर देते हैं, पर कैटल जो होती है उसमें कहाँ मैग्नेट होती है? याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है उसमें मैग्नेट नहीं है। ये सारे के सारे थर्मल या हीट के ऊपर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, उनकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, चीज गर्म कर रहा है। प्रेस में हमेशा याद रखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रिक केतली जो होती है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही होता है। तो आंसर थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्म मतलब हीट, मतलब टेम्परेचर। तो आंसर क्या रहेगा? ये cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord constitute। दिमाग से निकलने वाली जो नसें होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो स्पाइनल नसें होती हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं? तो हमारे पास दो तरीके के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये ओरिजिनेट करती हैं और टुगेदर, देखो हमारे पास एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS जिसको हम बोलते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal। देखो इसमें कभी भी ये मत लिखिएगा कि हम ये क्वेश्चन जब लिख रहे हैं ना तो ये पढ़ने में आपको अलग अलग ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि आंसर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन में आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में आंसर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिखना है। आपसे ये नहीं पूछा कि दिमाग की नसें और स्पाइनल कॉर्ड की नसें मिला के क्या बोलती हैं, नहीं, क्वेश्चन लिखा है कि दिमाग से ओरिजिनेट होके जो नसें निकलती हैं, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं, आपके दिमाग से जो नसें निकली हैं वो आपके पेरिफेरल सिस्टम में जाती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है वो आपके पैरों तक जाती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, चलने में तकलीफ होती है, थोड़ा टेढ़ा होके चलना पड़ रहा है, प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो याद रखिए दिक्कत फिर पैरों की नहीं है, वो दिक्कत है आपकी नीचे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें L4 L5 जो नसें होती हैं, जो हम लंबर जिसको हम बोलते हैं, उन नसों की दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देख के सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख के आए, तो मेजॉरिटी बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो गलत था, ठीक है, पेरिफेरल याद रखना है। जब इलेक्ट्रोफोरस एसिड रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो जो है इलेक्ट्रोफोरस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरस नहीं होगा, इलेक्ट्रोक्लोरस होगा या इलेक्ट्रोक्लोरिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है पानी के साथ तो वो चीज क्या बनाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोक्लोरिक जो है वो हाई HCl के लिए बोला जा रहा है, HCl प्लस H2, ठीक है, HCl प्लस H2O बनेगा, तो यहाँ पे हमेशा
जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ चिपकेगा और H3O माइनस आयन बनाएगा, प्लस में Cl माइनस निकलेगा, तो H3O प्लस और Cl माइनस, जो कि सी ऑप्शन है, सी आंसर है। अगर हो सकता है इस क्वेश्चन में अगले किसी शिफ्ट में इलेक्ट्रोफॉस्फोरस भी लिखा हो, तो यहाँ पे P4, ठीक है, P4O5 के लिए लिखा हुआ ये, तो उस कंडीशन में आंसर आपका चेंज हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस भी क्लोरीन से रिलेटेड है, इसलिए आपके क्लोरीन, ठीक है। ओके, CuO और NH3 ये कंबाइन करके CuN2 और H2O, इसमें रिएक्शन जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट मतलब नंबरिंग कंप्लीट करनी है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, दैट्स इट व्हाट दे वांट। नाउ दोनों तरफ देखना है यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे 3 कॉपर है, यहाँ पे भी 3 कॉपर है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन भी हो गया और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे संख्या है 6, है ना, नाइट्रोजन की संख्या सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 2n2 हो गया। तो पहले तो 2n2 वाले सारे ऑप्शन इसमें हट जाएंगे, जो कि एक ही है। नाउ इतना समझ आ गया ना कि कॉपर जो है वो 3 होना चाहिए, नाइट्रोजन जो है वो कितना होना चाहिए, सिंगल, 2 ही होना चाहिए। यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में सेम दिया हुआ है। नाउ मेरी हाइड्रोजन की संख्या जो है वो वेरी कर सकती है, लेकिन वो मुझे देखना पड़ेगा आगे से, मुझे यहाँ से भी देखना पड़ेगा कि 3 नाइट्रोजन यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन नहीं हो सकते, तो ये वाली इक्वेशन भी एलिमिनेट हो गई। नाउ सेकंड में यहाँ पे 3 कॉपर, 3 CuO, 2NH3, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ चुके हैं, जो कि गलत है बाकी की रिस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरफ नंबरिंग कर लेनी है। यहाँ पे 3 कॉपर है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 आगे लिखा है तो 3 ऑक्सीजन जाएंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, तो 6, 2 ऑक्सीजन 3, कॉपर जो है वो 3। अब वहां पे पूरी इक्वेशंस को चेक कर लीजिए, सारी चीजें इसके हिसाब से देखो सेट हो रही हैं। 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 3 कॉपर है। इसको हम, इस पूरी चीज को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग पार्ट ऑफ पिस्टल कॉल्ड, स्त्री केसर का लंबा भाग जो है वो क्या कहलाया जाता है। तो अगर मैं स्त्री केसर की यहाँ पे पिस्टल की बात कर रही हूँ, तो पिस्टल ये है जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, और जो ये लंबा भाग है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ऊपर जो है ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और नीचे ओवरी है, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो आंसर क्या होगा आपका स्टाइल। लंबा भाग पूछा है, वर्तिका जिसे बोला जाता है। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। इसको हम पिस्टल के नाम से जानते हैं। अंदर ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जबकि ये होता है स्टेमन, पुरुष या मादा हिस्सा फूल का, जिसमें ये लंबा भाग फिलामेंट कहलाता है, और ये होता है एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पेटल्स और सेपल्स होते हैं, पेटल्स और सेपल। नीचे की हरी पत्तियों को सेपल्स बोलते हैं, और ऊपर फूल का जो भी कलर होगा वो आपकी पेटल्स कहलाता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, जो आइडियली उसकी डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही हमेशा एटम का नंबर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता। एटम जो है वो किसके हवाले से आया है, डाल्टन करके याद रखें। एटम की जो पूरी थ्योरी है वो डाल्टन के द्वारा दी गई थी। व्हाट कॉजेज द पार्टिकल ऑफ मैटर्स टू रिमेन इन कांस्टेंट मोशन, किसी भी पदार्थ के कण जो है वो मोशन में कब रहते हैं, जब उसके अंदर वेलोसिटी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द 10 किलोग्राम ऑफ मास एट द रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कोई यूनिट चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको फोर्स का फॉर्मूला आता है या नहीं आता ये पूछा गया। नाउ कट टू शॉर्ट, जो फॉर्मूले की क्लासेस मैंने 2 ली हैं, क्या उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, एग्जैक्टली सॉल्व हो रहा है। 25 न्यूटन जो है वो आंसर है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। A series of compound which has the same functional group substitute of hydrogen in a carbon chain। सिंपल सा है, कार्बन चेन में अगर आपने हाइड्रोजन को जोड़ा हुआ है तो वो आपकी सीरीज क्या कहलाती है, होमोजीनस। हेट्रोजीनस जब उसके अंदर कोई भी आके एक नया जो उसमें
ऐड हो जाती है, कोई सब्स्टिट्यूट ऐड हो जाता है, तब हम उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। याद रखिए ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम हमेशा भाप के साथ रिएक्ट करता है, जिंक जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। और आयरन जो होती है ये भी नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। सोडियम पानी के साथ, कैसा भी पानी हो, सब पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए ये तीनों, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम भी है दो जगह, सोडियम और पोटेशियम पानी कैसा भी हो रिएक्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। द ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेट्स होता है कैरेक्टर, लक्षण, जो कि मेरे अंदर आए हैं, है ना। तो हमारे अंदर जो ट्रेट्स आते हैं वो सिर्फ मदर या पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड से नहीं आते हैं। यहाँ पे मैटरनल, पैटर्नल या मदर्स डीएनए। पैटर्नल मतलब मेरे पापा का साइड, मैटरनल मेरी मम्मी का साइड, पूरा का पूरा ओनली मदर्स डीएनए, नो। हमारे अंदर जो ट्रेट्स, कैरेक्टर्स आते हैं वो एग्जैक्टली 50-50% आते हैं, 50% फादर से, 50% मदर से। लेकिन जो रिप्रेजेंट करेगा वो डोमिनेंट करेगा। हो सकता है मेरे शरीर के अंदर या मेरे ट्रेट्स में 80% मेरे फादर के कैरेक्टर्स हैं, 20% मेरी मदर के कैरेक्टर हैं, तो दैट इज ट्रेट। आता दोनों में बराबर, दोनों का बराबर आता है मेरे शरीर में, मेरे फादर का, मदर का, बाकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो आंसर इज डी, राइट। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, पहले ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते ही ड्रॉ करना है। दिस इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर ना, हम इसको अंदर से पेंट कर देते हैं, तो ये बन गया कन्वेक्स मिरर। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग रे अपीयर्स। तो जो रिफ्लेक्टिंग रे होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे जो आपकी जो कन्वेक्स मिरर है वो इस तरीके का है, कनकेव जो है वो अंदर होता है। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे के पैरेलल अगर कोई लाइट जाएगी तो वैसे करके फैल जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो पैरेलल रे, इंसिडेंट रे के जो पैरेलल रे होगी वो कन्वेक्स मिरर पे आती है, तो वो डाइवर्ट हो जाती है। ये क्या करेगा, डाइवर्ज फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लिख सकते हैं, कन्वर्ज तो नहीं लिख सकते हैं, हम डाइवर्ज लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इस लाइन पे नहीं है, पैरेलल है तो पैरेलल से लिखेंगे। तो डाइवर्ज, डाइवर्ट होती है सेंटर ऑफ कन्वर्जर से। याद रखिए कन्वेक्स मिरर डाइवर्ट करता है, कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, ठीक है। जैसे अगर कनकेव मिरर होता जिसमें बाहर पॉलिश की है, तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो ऐसे अंदर आती है, जबकि इसमें कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो बाहर जाती है, इंसिडेंट रे से होने वाली। लेंस में ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, लेंस में जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या हो जाता है, कन्वर्जिंग मिरर हो जाता है, और जो कनकेव मिरर होता है वो क्या हो जाता है, वो डाइवर्जिंग हो जाता है, इस तरीके से। तो डाइवर्जिंग फ्रॉम दी सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाट। अच्छा, अब सारे आपके जीके के क्वेश्चन है तो मैं फटाफट बता देती हूँ। करंट डायरेक्टर ऑफ सहस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके करंट डायरेक्टर कौन है, अमृत मोहन प्रसाद, नहीं अमृत मोहन प्रसाद है ना, अमृत सिंघल है। अमृत आईपीएस ऑफिसर है ना, संजय सिंघल, संजय सिंघल, अमृत मोहन प्रसाद नहीं, संजय सिंघल होना चाहिए, संजय सिंघल, ठीक है। करंट जो डायरेक्टर है वो संजय सिंघल है, हिंदी में याद रखिए, ये ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया, और मुझे बाय मतलब इनके सबके डायरेक्टर जनरल्स की याद है, इसलिए संजय सिंघल ही आ रहा है। ये आईपीएस ऑफिसर है एसएसबी के, 2025 अगस्त से ये यहाँ पे हैं, और इनकी पोजीशन 31 दिसंबर 2028 तक है, ठीक है। Which natural disaster caused storm, flash floods and landslides in the northern eastern state of India in 2024? क्वेश्चन 2024 में 2024 का पूछा हुआ है, चक्रवात रेमल करके याद रखिए, ठीक है। तो अभी आपके 2025 के कुछ आ सकते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडली राव पापलकर को डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। तो हम इनको किस लिए जानते हैं, डिसेबल एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, विकलांग और निराश्रित बच्चे जो हैं उनकी देखभाल करते हैं। विच इंडियन पर्सनैलिटी प्लेड द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन द मूवी सिस्टर मिडनाइट एंड शोकेस्ड एट द कांस फेस्टिवल 2024? तो राधिका आप्टे याद रखिए। अभी ऑस्कर वाला भी आपका चल रहा था, है ना, तो हिंदी इंडियन सिनेमा की एक जो अभी फेमस सी
हिंदी सिनेमा जो है उसकी एक मूवी अभी इंडियन सिनेमा से भी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट भी हो गई है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन known as the National Science Award. In how many categories will these awards be given? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स देना शुरू किया है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में। टोटल यहाँ पे जो अवार्ड्स दिए जाएंगे वो कितने होंगे? 5। द गिंगी या गिंजी, गिंजी के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में ना ये गिंजी फोर्ट, गिंजी फोर्ट नॉमिनेट हुआ है। ये कौन से राज्य से? अच्छा, इस क्वेश्चन भी यही है, तमिलनाडु से है ये। वो हु इज द ऑथर ऑफ द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक? ये मूवी, ये जो किताब लिखी गई है वो भारत सुंदरसन के द्वारा लिखी गई किताब है। ये इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के रिमार्केबल टूर जो हुआ था उस पर गए थे यहाँ पे, और विक्ट्रीज जो थी भारत की पेंडेमिक के दौरान उनको दर्शाता है। भारत सुंदरसन, है ना। मेरे ख्याल जीके के इस टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे, इसलिए मैंने ये सारी सेशंस किए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और रेलवे की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए जो क्लास 24 एप्लीकेशन पे है। मैं आपको 2024 और 25 के सारे क्वेश्चन यहाँ से अपडेट करा दूंगी, ठीक है। सिंपल से है, क्लास 24 एप्लीकेशन आप वैसे भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, थ्योरी भी आप लोग के लिए अवेलेबल है वहाँ पे पूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वहाँ पे आपका हर दिन जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अपडेट होते हैं, तो आपके जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहाँ से हो सकती है, राइट। ओके, लेट्स मीट at 8 PM sharp tomorrow for the same practice session number 2. Thank you so much.